ये था मेरा डे 2 वियतनाम का, जिसमें मैं एयरपोर्ट लोकेलिटी से डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ मूव कर जाता हूँ और डिस्ट्रिक्ट 1 होचिमिन सिटी का सिटी सेंटर है, जहाँ से सभी मेजर टूरिस्टी अट्रैक्शन आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। तो भैया के साथ मैं यहाँ पे पहुँच गया। ओके मैन, थैंक यू वेरी मच। तो चलता हूँ हॉस्टल की तरफ, देखते हैं कहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट 1 में मैंने वही द बैकपैकर्स हॉस्टल बुक किया था। मैं हॉस्टल पहुंच गया था। हॉस्टल में पहुंचते ही मुझे मिल जाते हैं एक दोस्त, जिनके साथ मैं निकल पड़ता हूं फाइन आर्ट्स म्यूजियम की तरफ। सो एक्चुअली मेरा जो चेक इन टाइम था वो 2 बजे का है। Well, I've been traveling for 6 months. Around Continuously. continuously. Yeah. That is why what I want to become. I want to become a traveler like you. Well, I became a traveller like me by just doing it. Yes. So you're just doing it. Yes. I've got 4 days left Yeah. of 6 months. So I fly home to New Zealand Okay. from here, Yeah. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Yeah, in 4 days. Okay. Yeah. That's To good. to save up some more money. That's right, man. Yeah. So बारिश से स्टार्ट हो गई है। अभी पहले भागते हैं। सीन ये है कि मैं जैसे हॉस्टल पहुंचता हूँ तो वो बोलते हैं कि चेक इन टाइम जो है 2 बजे का है। तो तब तक के लिए मैं भाई के साथ, पीछे एक भाई है, उनके साथ म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने आ जाता हूँ। तो ये है फाइन आर्ट्स म्यूज़ियम ऑफ हो ची मिन सिटी एंड इसकी टिकट प्राइस है 30,000 डोंग। इस म्यूज़ियम की 3 बिल्डिंग्स हैं और ये ट्रिपल स्टोरी है। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वॉर्स से रिलेटेड पेंटिंग्स, वियतनामीज़ कल्चर, हिस्ट्री, एंशिएंट हैंडीक्राफ्ट, चंपा स्कल्पचर्स, वियतनामीज़ सेरेमिक्स जो कि 11 से 20वीं शताब्दी तक थे, उनकी झलक मिल जाएगी। और ये म्यूज़ियम परफेक्ट जगह है आर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए और फोटोग्राफी के लिए, और इसको देखने में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए। एंड अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल का चेक इन टाइम हो गया है 2 बजे। तो ये कुछ करंट सिचुएशन। तो वियतनाम एक वन ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में 15th नंबर पे है। एंड इस कंट्री की हिस्ट्री जो है काफ़ी वॉर रिलेटेड है, क्योंकि 1945 तक यहाँ पे अलग अलग रूलर्स ने रूल किया, जैसे कि एंशिएंट टाइम में मिंग डायनेस्टी थी और उसके अलावा हान चाइनीज़, उन्होंने भी इसे रूल किया। फिर लेटर ऑन फ्रेंच आए एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में क्या हुआ, हो ची मिन जो थे इनके पहले प्रेसिडेंट, उन्होंने इस कंट्री को नाम दिया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आज़ादी की लड़ाई। वियतनाम 3 हिस्सों में है। अभी मैं हूँ साउथ में, देन सेंटर एंड देन नॉर्थ। तो नॉर्थ से स्टार्ट होती है इनकी फ्रीडम स्ट्रगल। तो उस टाइम पे क्या होता है कि नॉर्थ जो वियतनाम होता है, वो जो हो ची मिन थे वो कम्युनिस्ट थे, वो फिर फ्रांस से लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई चलती है 1945 से 55 समथिंग तक, एंड उसके बाद फ्रेंच से उन्हें आज़ादी मिलती है। लेकिन जेनेवा अकॉर्ड के अकॉर्डिंग कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और कहा जाता है कि चुनाव करवाया जाएगा। बट जो सदर्न वियतनाम था वो फ्रांस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो लेटर ऑन फिर 1955 से 75 तक जंग चलती है, जिसे हम वियतनाम वॉर से भी जानते हैं। आपने इंडो चाइना वॉर 1-2 सुनी होगी। तो जो 2 होती है, 2 यही वॉर होती है, जिसमें 1973 में अमेरिकन ट्रूप्स विड्रू कर जाते हैं। अमेरिका साउथ की साइड से लड़ रहा था, जितना मैंने पढ़ा। तो फिर फाइनली 1975 में वियतनाम दोबारा रीयूनिफाई होता है। तो ये कुछ हिस्ट्री मैंने पढ़ी, आप इसे क्रॉस चेक कीजिएगा। तो अभी देखते हैं 2 सितंबर को नेशनल डे आने वाला है वियतनाम का। इस दिन क्या हुआ था, जो हो ची मिन थे उन्होंने वियतनाम को नाम दिया था, और बट मैं नाम भूल गया हूँ, देखना पड़ेगा। वो नाम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम।
फिर लेटर ऑन वो चेंज कर दिया गया 1975 में। तो वियतनाम का नाम है वो है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। एंड इसके जो बॉर्डर्स हैं कनेक्ट होते हैं लाओस, कंबोडिया, चाइना। वाह, यहाँ पे कुछ बाईसाइकिल्स भी हैं, तो क्रॉस करता हूँ फटाफट। ओह वाह, नाइस कार। काफ़ी बड़ी ये बिल्डिंग है। तो इस लोकेलिटी में है हम लोग का हॉस्टल। कार भी यहीं आ रही है, स्कूटी। तो मैं रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। पीछे वियतनाम का झंडा है, उसमें रेड कलर जो है इनके सेक्रीफाइस को दिखाता है, और जो स्टार है उनके 5 कम्युनिटी को दर्शाता है, मतलब जिसमें आते हैं लोग, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इस तरीके से। तो जो अपना हॉस्टल है ये इस तरफ है, और ये स्ट्रिक्टली चेक इन टाइम को फॉलो करते हैं। चलो मैं अंदर चल के चेक इन करता हूँ पहले। ये है हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया, और यहाँ पे टॉवल और चाबी की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती थी। उसके अलावा डॉर्म रूम पीछे की तरफ एक रेस्टोरेंट को क्रॉस करने के बाद है, और उस समय यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिलता था। यहाँ पे जो हॉस्टल रूम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, और ये टैपिंग वाला है सिस्टम। मैंने 2 चक्कर मार दिए तब जाके ये इसे मैं टैप करूँगा और इसे खुलना चाहिए। खुल जा भाई, खुल जा। अब खुल गया, थैंक गॉड। तो 15th बेड 10T2E। सो फाइनली ये है हॉस्टल रूम, और बड़ी मशक्क़त के साथ मैं पहुँच गया। ये लॉकर है। मेरे हॉस्टल के पास बेन थान मार्केट भी था। ये मार्केट लगभग 100 साल पुराना है, और यहाँ पे आप लोग खाने पीने की चीजों के साथ साथ सोविनियर्स और काफी सारा लोकल सामान भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सामान टूरिस्टी प्राइसेस पे ही मिलेगा। रात के समय डिनर के लिए मैं बेन न्ये स्ट्रीट फूड मार्केट की तरफ जाता हूँ, जहाँ पे मुझे लोकल फूड के साथ साथ काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशियन डिशेस का भी ऑप्शन मिला था, और यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेरियन डिश ऑर्डर की थी, जिसे खाने का मैनुअल भी आप देख सकते हैं। सो ये कुछ ऑर्डर आया है, अभी पता नहीं क्या है, बट जो भी है ट्राई करते हैं। सो एक्चुअली बात ये है कि मेरा जो DJI का एक्शन कैमरा का मेमोरी कार्ड था उसमें कुछ इशू आ रहा था, जिस वजह से मेरे से गलती से 2 दिन की वीडियोस डिलीट हो गई। ये वीडियो है मिक्स्ड अप है, कहीं पे इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे मैंने फ़ोन के थ्रू जितना भी रिकॉर्ड किया था वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं साइगांव सेंट्रल पोस्ट ऑफिस की तरफ निकल पड़ता हूँ। हालांकि रास्ते में मेरे साथ हो जाता है एक छोटा सा स्कैम, जिसमें ये जूते साफ करने वाला भाई अपने आप ही मेरे जूतों में फेविक्विक लगा देता है और पॉलिश करने लगता है। इन द एंड मेरे से 200,000 डोंग मांगता है, बट किसी ना किसी तरीके से मैं उसे 80,000 डोंग ही देता हूँ। हालांकि 80,000 डोंग भी काफ़ी ज़्यादा था, तो आप ऐसे स्कैम का भी ध्यान रख सकते हैं। साइगांव सेंट्रल पोस्ट ऑफिस के पास ही आपको दिख जाएगा नोट्रे डेम कैथेड्रल, जो 1863 से लेकर 1880 तक कंस्ट्रक्ट हुआ था। हालांकि मेरे समय पे इसका रेनोवेशन चल रहा था, तो इसे स्किप करके मैं पहुंच जाता हूं साइगांव सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, जिसको 1886 से लेकर 1891 के बीच बनाया गया। और ये एक वर्किंग पोस्ट ऑफिस
के साथ साथ टूरिस्टी अट्रैक्शन भी है। और मैंने यहाँ से 150,000 डोंग में हॉप ऑन हॉप ऑफ टूरिस्ट बस बुक की थी, जो कि 45 मिनट की राइड में आपको मेजर अट्रैक्शंस के बारे में बताएगी। फिर मैं जाता हूँ वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम, जहाँ से आपको वियतनाम की वॉर हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। और जब आप यहाँ पे स्टोरीज को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं। इसका टिकट प्राइस 40,000 डोंग था। इसके अलावा कुची टनल्स भी एक मेजर अट्रैक्शन है। यहाँ पे मैं नहीं गया, पर आप वहाँ हॉस्टल के थ्रू टूर बुक करके जा सकते हैं या फिर क्लुक नाम की ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। हालांकि अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो लोकल बसेस ट्राई करके भी वहाँ पहुँचा जा सकता है, जिसे आप इस भाई की वीडियो में देख सकते हैं। और 1-2 दिन बाद में मैं एक जापानीज ट्रैवलर के साथ पहुंच जाता हूं इंडिपेंडेंस पैलेस। और ये लोकेशन रीयूनिफिकेशन कन्वेंशन हॉल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे नॉर्दर्न फोर्सेस ने 30 अप्रैल 1975 को चढ़ाई कर ली थी और वियतनाम वॉर का एंड कर दिया गया था। ये एक प्रेसिडेंशियल पैलेस था। यहाँ पे आप सदर्न वियतनाम के उस समय के सिटिंग प्रेसिडेंट के डाइनिंग रूम, मीटिंग रूम, कार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गिफ्ट्स और इवन बंकर को देख सकते हैं। ये भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ पे घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा। और यहाँ पे आप इस लोकेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड एक छोटी सी मूवी भी चलाई जाती है। इसका टिकट प्राइस 40,000 डोंग है। उसके अलावा आप बुई वियन स्ट्रीट, जिसे बैकपैकर्स स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ नाइट लाइफ के लिए विजिट कर सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली इस स्ट्रीट को विजिट नहीं कर पाया, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो ओले डॉम रूम नाम से एक हॉस्टल है, उसे आप बुक कर सकते हैं। वो इस स्ट्रीट से पास है, बट इतना पास भी नहीं है कि आप रात भर म्यूजिक से परेशान रहें। उसके अलावा अगर आप साउथ से नॉर्थ विजिट करने वाले हैं बसेस के थ्रू, तो इसी हॉस्टल से एक पार्क छोड़ के काफ़ी सारे बस ऑपरेटर थे, जहां से मैंने बस बुक की थी, तो आप आसानी से बस पकड़ सकते हैं। 3 hours later. सो एक्चुअली इस समय मैं एक ब्रिज पे हूँ एंड ये लोकेशन मुझे अपने एक दोस्त ने बताई थी हॉस्टल में। तो मैं चलते चलते यहाँ जो देखने आया था वो तो नहीं दिखा, बट यहाँ से जो लाइटिंग है, पीछे एक बिल्डिंग है टावर टाइप का, उस टावर में बड़ा ही अच्छा लाइटिंग हो रखा है। एंड वाओ, चलो देखता हूँ, जब इतनी दूर आई गया हूँ तो इधर कुछ लोकल फूड मिल जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 1 की तरफ तो मेरे को महंगा खाना पड़ रहा है काफ़ी, या मैं सही जगह ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हेलो। तो लगता है ये एक लोकल मार्केट है या सब्जी मंडी समझ लो। मैं चलते चलते काफ़ी आगे आ गया और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है कोई डिश, मैंने कहा जो एग के साथ हो। अब देखते हैं क्या होता है और कितने का होता है। तो ये कुछ लोकल मार्केट ही है। एनीवेज, तो ये कुछ डिश आई है राइस के साथ, राइस ऑमलेट और खीरे, एंड ये उन्होंने सॉस दिए। तो बेसिकली ये नागालैंड वाला ही सीन हो गया मेरे साथ, पर चलो खाते हैं। यहाँ पे मैंने 30,000 डोंग का डिनर किया है, चावल और ऑमलेट, शायद 2 अंडों का ऑमलेट था, तो मतलब ठीक था, उससे पेट तो भर गया और 30,000 वॉज वेरी अफोर्डेबल। तो अभी सिंजाओ, तो अभी निकलते हैं वापस और फिर एक्सप्लोर करेंगे। वैसे ये हो गया है आउटस्कर्ट्स, मतलब लेस टूरिस्टी एरिया। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो डेफिनेटली यहाँ विज़िट कीजिएगा। एनीवेज़ मैं अभी निकलता हूँ। तो सामने है यहाँ का जिम, अगर कोई क्या बोलते हैं अपने पैसेंजर परमवीर जैसा भाई है जिम का, तो वो यहाँ आ सकता है। एक्चुअली ये जो जगह है ये जू के पास है। वैसे तो मैं आपको मार्क कर दूंगा मैप में, बट स्टिल फिर भी अगर नहीं कर पाया मान लीजिए तो।
तो एक्चुअली मैं उनके लिए वेट कर ही रहा था, तो दादी जी हैं शायद लॉटरी बेचती हैं, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच।